आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स के अबाउट आइडिया ले चुके हैं कि हमने फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो शुरू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी सारी क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी ना किसी मेथड से। सपोज मैंने एक वायर है, इस वायर की लेंथ डिटरमाइन करनी है, तो इस वायर की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं डायरेक्ट मीटर स्केल का यूज कर सकता हूँ। तो मीटर स्केल से मेरे को इसकी लेंथ पता चल जाएगी, है ना। तो लेंथ को मैंने क्या किया, मेजर। सपोज मैंने इस बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकता हूँ। सपोज किसी बॉडी का मास पता करना है, तो मास के लिए भी हमारे पास वेइंग स्केल है, उससे हम मास पता कर सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम क्या कर पा रहे हैं, मेज़र कर पा रहे हैं, उस मेज़रमेंट के लिए या तो हम एपरेटस यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इस लेंथ को मेज़र करने के लिए हमने स्केल का यूज़ किया, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एपरेटस यूज कर रहे हैं। या सपोज अगर हमारे पास डिस्टेंस बहुत बड़ी है, जैसे अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है, तो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम स्केल का यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि हम वहाँ पर एपरेटस यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम जो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। वहाँ पर हम एपरेटस यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर हम किसी न किसी अनदर मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, लार्जर डिस्टेंस का पता करते हैं। या बहुत छोटी डिस्टेंस है तो हम जो स्केल में डिस्टेंस नहीं पता कर सकते, वो किसी दूसरे एपरेटस के सहारे, अभी हम पढ़ेंगे आगे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, तो इनके सहारे भी हम डिस्टेंसेस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी न किसी मेथड से मेजर की जा सकती हैं। हो सकता है उनको मेजर करने के लिए हम एपरेटस का यूज कर लें अगर पॉसिबल है तो, या नहीं है तो हम किसी न किसी इनडायरेक्ट मेथड से उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज which can be measured, which can be measured by any direct or indirect method, any direct or indirect method are called physical quantities। तो ऐसी सारी क्वांटिटी जिनको हम क्या कर पा रहे हैं, किसी न किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से हम उनको मेजर कर ले रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़। डायरेक्ट मेथड क्या होती है, जहाँ पर हम डायरेक्ट एपरेटस यूज कर लेते हैं। एपरेटस अगर हम यूज कर पा रहे हैं तो उस मेजरमेंट की मेथड का नाम डायरेक्ट मेथड होगा। जैसे इस वायर की लेंथ पता करने के लिए हमने डायरेक्ट स्केल का यूज़ किया, तो इस मेजरमेंट को हम बोलेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट या डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब एपरेटस जहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो वहाँ पर हम एपरेटस यूज़ नहीं कर सकते, हमें कोई दूसरी मेथड की हेल्प से उस डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा। तो वो कैसी मेथड होगी, इनडायरेक्ट मेथड। सन का मास पता करना है, तो सन का मास पता करने के लिए भी हम क्या करेंगे, किसी इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये होती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। अब बात आ रही है कि हम इन क्वांटिटीज़ का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो हमने इससे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि फिज़िक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स में हम नेचर की स्टडी कर रहे हैं। नेचर में होने वाले जितने भी फिनोमेना हैं इनको समझना है ना, इनके क्या क्या लॉज हैं ये हमें समझ में आने चाहिए। तो इन लॉज को समझने के लिए, इन लॉज को अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए हमने क्या किया, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ किया, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के सहारे हम
जितने भी नेचर में फिनोमिना हो रहे हैं उन फिनोमिना को समझ सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हम क्यों यूज करते हैं? दीज क्वांटिटीज आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड, आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ नेचर। नेचर के जो लॉज हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प लेते हैं। जैसे सपोज अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? ये एक फिनोमिना है किसी बॉडी का ऊपर से नीचे गिरना, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यानी हमने डिस्टेंस इंक्लूड की है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। कितने टाइम पे वो नीचे गिरेगी, तो हमने टाइम इंक्लूड किया, तो टाइम हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। किस वेलोसिटी से गिरेगी, है ना। तो जो भी हम नेचर को समझने के लिए जिन क्वांटिटीज़ का सहारा ले रहे हैं उन क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी सारी की सारी ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनका काम क्या है, जिनका काम हम नेचर के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे एग्जांपल, फिजिकल क्वांटिटीज़ अनकाउंटेबल, हम इनको गिन नहीं सकते। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, फोर्स, एटसेट्रा। तो बहुत सारी हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये सारी क्वांटिटीज़ नेचर के लॉज को समझाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अब जो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो इसकी स्टडी को थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने क्या किया, इस क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज कर दिया, दो कैटेगरी अलग अलग बनाई। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। और दूसरी कैटेगरी है, इनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप से कैटेगराइज हैं, एक है फंडामेंटल और दूसरी हैं डिराइव्ड। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जैसा इनका नाम है, फंडामेंटल मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो सारी अदर क्वांटिटीज़ से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, उन क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो ये क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। ये हर दूसरी क्वांटिटीज से दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। जैसे सपोज इस वायर की लेंथ, क्या इस वायर की लेंथ इस वायर के मास पे डिपेंड करेगी? क्या इस वायर की लेंथ इस बॉडी के वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है? सपोज मैंने इस बॉडी की लेंथ निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट मीटर स्केल लगा के इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ, भले ही मेरे को इसका मास पता हो या ना हो। अगर मेरे को मास नहीं पता है तो भी मैं लेंथ निकाल सकता हूँ, तो मास का कोई रोल नहीं है लेंथ निकालने में। तो इसका मतलब लेंथ अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंड नहीं करती वो मास, टाइम, स्पीड, इन चीज़ों पे, है ना। अगर सपोज मैंने इसी चीज़ का मास निकालना है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को इसकी लेंथ पता हो, लेंथ नहीं भी पता होगी तो भी मैं इसका मास आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जो कि किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, उनको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़। तो ये जो फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं, ये 7 क्वांटिटीज़ हैं। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये क्वांटिटीज़ हमारे पास, जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, लेंथ, इस बॉडी की लेंथ डिपेंड नहीं करेगी दूसरी क्वांटिटीज़ पर। ऐसी किसी बॉडी का मास, टाइम, है ना, ये हमारे पास कैसी क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल। इसके अलावा 4 क्वांटिटीज़ और हैं, टोटल मिला के हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सेट है। अभी हम इसको आगे फिर डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल लेंथ, मास और टाइम, ये 3 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं
जो किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इनको हम फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़ कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का मतलब ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेंगी। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलेंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगी। तो these quantities depends on fundamental quantities। ये क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, इनको हम डिराइव्ड कहते हैं। अब इसके एग्जांपल, सपोज मैंने किसी बॉडी का एरिया निकालना है, किसी सरफेस का एरिया निकालना है। एरिया एक क्वांटिटी है, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। यानी कि मेरे को एरिया निकालना है तो मेरे को लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। ब्रेथ भी अपने आप में एक लेंथ ही है, तो इसका मतलब एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर। और लेंथ कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, तो इसका मतलब एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, किस क्वांटिटी पे, लेंथ पर, इसलिए एरिया कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड। ठीक, जैसे सपोज स्पीड मैंने फाइंड आउट करनी है किसी बॉडी की, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपने आप में क्या है, लेंथ। तो अगर मैंने स्पीड निकालनी है तो स्पीड तब तक नहीं निकलेगी जब तक हमें लेंथ और टाइम पता ना हो। और लेंथ और टाइम कैसी क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल, यानी कि स्पीड भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, इसलिए स्पीड कैसी क्वांटिटी, डिराइव्ड। ऐसे ही सपोज मैंने एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो देखो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करता है, और टाइम कैसी क्वांटिटी, फंडामेंटल। वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, फिर से वो कैसा, फंडामेंटल। तो इसलिए एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सहारे ही निकाला जा रहा है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी, डिराइव्ड। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स मास पे डिपेंड करता है, मास कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, है ना। जो भी क्वांटिटीज़ हम इसके अलावा सोच सकते हैं, वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो वर्क भी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ पर। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप से कैटेगराइज की गई है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं ये फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसकी क्या मेथड होती है, तो ये चीज़ हमने समझनी है। तो उसके लिए हम समझते हैं एक और टर्म जिसको हम बोलेंगे यूनिट। किसी क्वांटिटी की यूनिट का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे, मान लो 2, 5, -10, 12, ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और मैंने पूछा बताओ ये 5 कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, 5 कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम नहीं बता सकते कि 5 कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे नंबर देख के तो हमें क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन कुछ मिलेगी नहीं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है, 5 के साथ क्या लिखा है, मीटर, तो अब ये पक्का हो गया कि ये पक्का क्या है, लेंथ, है ना। ऐसे ही सपोज मैंने यहाँ पर केजी लिखा है 2 के साथ, तो इसका मतलब अब कंफर्म है ये मास है। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है डिग्री सेल्सियस या केल्विन, तो ये पक्का है कि ये क्या बन गया, टेम्परेचर। सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया 12 न्यूटन, तो
तो मेरे को पता चल गया न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स। तो जब तक ये मैंने नंबर्स लिखे थे 2, 5, -10, 12, तो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये कौन सी क्वांटिटी है। लेकिन जैसे ही मैंने उसके साथ ये टर्म असाइन किया, कौन कौन टर्म, केजी, मीटर, डिग्री सेल्सियस, न्यूटन, इस टर्म को हमने इसके साथ जब लगाया तो हमें पता चला कि हाँ ये मीटर लगने से ये क्वांटिटी क्या बनी, लेंथ। न्यूटन लगने से ये क्वांटिटी क्या बनी, फोर्स। तो ये जो हम मीटर, न्यूटन ये यूज कर रहे हैं, इन चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट। तो यूनिट क्या होती है, यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिट की हेल्प से। केजी दिख गया तो हम बोल देंगे कि ये क्वांटिटी मास है, न्यूटन दिख गया तो हम बोलेंगे कि ये क्वांटिटी क्या है, फोर्स है। तो यूनिट के सहारे हम किसी भी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यूनिट क्या है, by with the help of unit we can identify the physical quantity। हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ यूनिट देख के। और हर क्वांटिटी जो भी हमने यहाँ पर लिखी है या जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं, उन सब क्वांटिटीज़ की यूनिट दूसरी क्वांटिटी से अलग ही होती है। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर है, तो मीटर हमेशा लेंथ की यूनिट है, मीटर और जगह किसी क्वांटिटी की यूनिट नहीं है। तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज़ इट्स ओन यूनिट, इसकी अपनी यूनिट होती है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, जो अदर क्वांटिटीज से क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी। ठीक है ना, ये काम है। ऐसा नहीं है कि एक क्वांटिटी की सिर्फ एक यूनिट है, एक क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, लेकिन वो सारी यूनिट्स एक ही क्वांटिटी की होंगी। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने लिखा है एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज़ इट्स ओन यूनिट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर है, तो मीटर सिर्फ और सिर्फ लेंथ की यूनिट है, वो किसी और क्वांटिटी की यूनिट नहीं है। लेकिन लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स पॉसिबल है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, ये सारी यूनिट किसकी हैं, लेंथ की हैं। तो एक क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स पॉसिबल हैं, लेकिन वो सारी यूनिट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटिटी की होंगी, अदर क्वांटिटीज़ की नहीं होंगी। तो ये हमारे पास यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन है। किसी भी यूनिट को देख के हम क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ सीखते हैं कि ये जो यूनिट रखी गई है, जैसे मास की यूनिट हमने केजी लिखी है, लेंथ की यूनिट हमने मीटर लिखी है, तो ये यूनिट डिसाइड कौन करता है। तो इस यूनिट को डिसाइड करने के लिए एक पैनल है जिसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ये एक पैनल है। इस पैनल के पास ये अथॉरिटी है कि ये क्वांटिटीज़ की यूनिट को डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, उसकी यूनिट में अगर कोई यूनिट डिसाइड करनी कि इस क्वांटिटी की यूनिट क्या है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, ये हमारे पास एक पैनल, इसमें बहुत सारे लोगों की ये कमेटी है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट की ये कमेटी है। तो ये कमेटी डिसाइड करती है कि इस क्वांटिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए, फिर वो पूरे वर्ल्ड में इसको कम्युनिकेट करते हैं और पूरे वर्ल्ड में वो यूनिट मानी जाती है। तो ये जो यूनिट डिसाइड करती है ये कमेटी, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। तो ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ये डिसाइड करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, ये हमें पता होना चाहिए। तो यही यूनिट हर क्वांटिटी की अलग अलग है, ये हमें पता चला। तो यूनिट भी हमारे पास बहुत सारी हैं,
हमें एक ही क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट मिल सकती हैं, लेंथ की मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, अलग अलग। मास के लिए केजी, पाउंड, है ना, ग्राम, मिलीग्राम, अलग अलग यूनिट मास की भी हमारे पास हैं। तो यूनिट्स का नंबर भी हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये यूनिट को भी हमने फर्दर कैटेगराइज किया, तो यूनिट की भी दो कैटेगरी बनाई गई। वही नाम, पहली कैटेगरी है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स कहते हैं, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। दूसरी कैटेगरी है डिराइव्ड यूनिट्स, दूसरी कैटेगरी डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल और बेस यूनिट हम किसको बोलेंगे, तो फंडामेंटल और बेस यूनिट का मतलब क्या है, जो हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ थी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने लिखी थी, लेंथ, मास और टाइम, उनकी जो यूनिट होती है उनको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, जो किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती। या फिर बोलो द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल और बेस यूनिट। ठीक है, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन थी, लेंथ, मास, टाइम। तो लेंथ की यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। मास की यूनिट क्या है, केजी। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो मीटर, केजी, सेकंड, लेंथ, मास और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उनकी यूनिट ये हैं। तो इन यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, मीटर, केजी और सेकंड। ऐसी डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं, ये डिपेंड करेंगी किस पर, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, ये फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करेंगी, है नहीं है। जैसे सपोज मैंने लिखा, जैसे लिखा मैंने मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसमें मीटर और सेकेंड का यूज हुआ है। मीटर सेकेंड कैसे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। मीटर पर सेकेंड ये कैसी यूनिट बन गई, डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि इसमें फंडामेंटल यूनिट का यूज हो रहा है। किसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, स्पीड, स्पीड। सपोज मैंने लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें मीटर और सेकेंड का यूज हो रहा है, तो ये भी डिराइव्ड है क्योंकि फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड कर रही है। तो ये किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन, है नहीं है। सपोज मैंने लिखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मतलब मास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब ये फोर्स की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है, फोर्स। तो ये भी कैसी यूनिट है, डिराइव्ड, है ना। तो ये भी हमारे पास यूनिट की कैटेगरीज हैं। फंडामेंटल यूनिट जिसमें कि केवल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट होगी, वो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। डिराइव्ड यूनिट वो सारी यूनिट जो फंडामेंटल से हमें मिले, जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है, केजी मतलब मास, मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, P इक्वल टू एम इंटू वी। तो ये मोमेंटम की यूनिट है। कैसी यूनिट है, फंडामेंटल की डिराइव्ड। तो ये डिराइव्ड यूनिट है क्योंकि इसमें केजी, मीटर और सेकेंड का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये यूनिट के अलग अलग कैटेगरी। यूनिट डिसाइड कौन करता है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ये जो पैनल है ये डिसाइड करता है कि किसी क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, और उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि यूनिट अपने आप ऐसे ही मेजर ऐसे ही हम असाइन कर देते हैं। जो भी यूनिट हम डिसाइड करते हैं तो यूनिट वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे अगर लेंथ की यूनिट मीटर है तो मीटर की एक डेफिनेशन है, बुक्स में है आपके, आप देख सकते हैं। लेंथ की यूनिट मीटर है तो मीटर की एक वेल डेफिनेशन है। तो हर यूनिट की एक डेफिनेशन होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए यूनिट। सेकेंड प्रॉपर्टी की यूनिट एक्यूरेट साइज की होनी चाहिए। एक्यूरेट साइज मीन्स कि अगर हमने सपोज इसकी लेंथ मेज़र करनी है, तो अगर मैं इसकी लेंथ किलोमीटर्स में मेज़र करूं
तो किलोमीटर बहुत बड़ी यूनिट है इस क्वांटिटी के मुकाबले। क्वांटिटी इतनी छोटी है, लेंथ मैंने इतनी छोटी मेजर करनी है और यूनिट मैं बहुत बड़ी यूज कर रहा हूँ, है ना, तो वो थोड़ा सा एप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पर। तो इसकी यूनिट या तो मैं सेंटीमीटर में बताऊँ, है ना, सेंटीमीटर में मैं इतना बता दूँ, या मीटर का इतना हिस्सा है ऐसे मैं बता सकता हूँ, है ना। तो हमें क्या करना है, यूनिट सुटेबल साइज़ की लेनी है। सपोज इसका मास मैंने बताना है, तो इसका मास मेरे को ग्राम में बताना ज़्यादा सुटेबल है, इसके लिए ग्राम एक अच्छी यूनिट, एप्रोप्रिएट यूनिट है। ऐसे सपोज मैंने अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को मैं सेंटीमीटर में बताऊँ या मीटर में बताऊँ तो वो एक एप्रोप्रिएट यूनिट नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ी है। तो उस डिस्टेंस के साइज़ के कंपैरिजन में यूनिट जो हम यूज़ कर रहे हैं, मीटर, सेंटीमीटर, ये छोटी यूनिट्स हैं। तो वहाँ पर हम बड़ी यूनिट्स का यूज़ करते हैं, लाइट ईयर का यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आती हैं, पार्सेक अलग यूनिट है, उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो यूनिट क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी जो भी यूनिट हम डिसाइड करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, यूनिट एक्यूरेट साइज़ की होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ टू बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को हम मेजर करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक्यूरेट साइज़ की भी होनी चाहिए। तो यूनिट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट यूनिट वेल डिफाइंड होनी चाहिए, उसकी एक फिक्स डेफिनेशन होनी चाहिए। सेकंड, एक्यूरेट साइज़ की होनी चाहिए, एक्यूरेट साइज अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर करना चाह रहे हैं विच इज़ टू बी मेजर्ड। ठीक है। थर्ड, यूनिट किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, इस पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। सपोज अगर प्रेशर हमने चेंज कर दिया, अगर मान लो कोई यूनिट प्रेशर पे डिपेंड करेगी, अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो यूनिट भी चेंज हो जाएगी। तो अगर यूनिट चेंज हो जाएगी तो हमारी स्टडी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि हमें उतनी सारी यूनिट्स के बारे में पता करना पड़ेगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूनिट जो होनी चाहिए वो टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, इन पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तो यूनिट क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एट्सेट्रा। इन चीज़ों पे यूनिट डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे पास यूनिट की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जितनी भी यूनिट्स हैं, ये हर क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो इसके अलग अलग सिस्टम यूनिट के बने हुए हैं। जैसे हमारे पास 3 सिस्टम है, FPS सिस्टम, दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम, तीसरा सिस्टम है MKS सिस्टम, और जो मॉडर्नलाइज सिस्टम है, जो मॉडर्न सिस्टम है, जो हम आजकल पढ़ते हैं, MKS सिस्टम का ही एडवांस फॉर्म है, उसको हम कहते हैं SI सिस्टम। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फर्स्ट सिस्टम जो हमारे पास हम पढ़ रहे हैं वो है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसको कहते हैं FPS सिस्टम। क्या कहते हैं, FPS सिस्टम। F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। ठीक है। तो ये जो FPS सिस्टम है, ये पहला वाला होता है लेंथ के लिए। तो इस सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या है, फुट। दूसरा होता है मास के लिए, तो इस सिस्टम में मास की यूनिट क्या है, पाउंड। और तीसरा होता है टाइम के लिए, तो इस सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो अगर कोई पूछे कि इस वायर का मास बताओ FPS सिस्टम में, इस वायर का मास बताना है FPS सिस्टम में, तो FPS सिस्टम में मास की यूनिट क्या है, पाउंड। इसका मतलब मैंने इसका मास किस में मेजर करना है, पाउंड में। तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा सिस्टम होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम।
इसको हम कहते हैं CGS सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? CGS सिस्टम। अब इसमें CGS लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, फर्स्ट वाला लेंथ के लिए। सेकंड मास के लिए, मास की यूनिट ग्राम। थर्ड टाइम के लिए, टाइम की यूनिट यहाँ पर भी सेकंड होती है। सपोज इसी बॉडी का मास मेरे को CGS सिस्टम में बताना है, तो इसका मतलब मैंने इस बॉडी का मास ग्राम में मेजर करना है। ठीक। थर्ड सिस्टम होता है MKS सिस्टम। इसको हम कहते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। यहाँ पर भी 3 बातें, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। पहली यूनिट लेंथ की, तो लेंथ की यूनिट यहाँ पर मीटर, मास की यूनिट यहाँ पर किलोग्राम, और टाइम की यूनिट यहाँ पर भी क्या है? सेकेंड। ये हमारे पास 3 सिस्टम तो FPS, CGS और MKS सिस्टम है। किसके सिस्टम है? यूनिट्स के। अलग अलग सिस्टम में क्वांटिटीज़ की यूनिट अलग अलग हो सकती हैं। चौथा जो सिस्टम है, ये इम्पोर्टेंट सिस्टम है। आजकल हम इसी सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, तो इसको एक्सेप्ट किया गया है। इस सिस्टम का नाम है SI सिस्टम। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये क्या है? ये अपने आप में मॉडर्न जनरलाइज्ड फॉर्म है। मॉडर्न फॉर्म या मॉडर्न जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। जो MKS सिस्टम यूज किया जाता था उसी को मॉडिफाई करके, एक्सटेंड करके एक नया सिस्टम बनाया गया जिसका नाम SI सिस्टम है। ये जो सिस्टम है ये भी उसी पैनल ने डिसाइड किया था, उन्होंने ही रिकमेंड किया था। किस पैनल ने? उसका नाम था क्या? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। तो उन्होंने उसकी 14th कॉन्फ्रेंस में, 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ये एक्सेप्ट किया गया। ठीक है ना? SI सिस्टम कब एक्सेप्ट किया गया? किसके द्वारा रिकमेंड किया गया? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स ने रिकमेंड किया। कौन सी कॉन्फ्रेंस में? उनकी 14th कॉन्फ्रेंस में इन 1971। 1971 में इस सिस्टम को रिकमेंड किया गया। तो ये जो पैनल है, इन्होंने ये डिसाइड किया कि इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं, वो हमने इसमें पढ़ना है। तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आती हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आती हैं। तो ये हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में SI सिस्टम ऑफ यूनिट से आगे को शुरू करेंगे। यहाँ तक की बातें आपको आनी चाहिए।